घटना। ये घटना कोलकाता के शहरी इलाके से दूर बनी एक सुनसान इलाके की है, एक नई बन रही इमारत की, जहां मुझे रात में चौकीदार के रूप में काम करने का मौका मिला था। शुरुआती दिनों में तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे इमारत के हर कोने से अजीब आवाजें आने लगी और जब भी मैं उन आवाजों का पीछा करता मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे घेर रही है। उस इमारत में कुछ तो ऐसा था जो रहस्य बना हुआ था। मुझे इस घटना के बारे में सोचते हुए अब भी अपने शरीर में एक ठंडक महसूस होती है। ये बात 2015 की है, जब मैं कोलकाता के बाहरी इलाके में एक ऐसी इमारत का चौकीदार था जिसके निर्माण का काम चल रहा था। ये इमारत शहर से दूर थी, एक शांत इलाके में, जहां रात के समय घना सन्नाटा पसर जाता था। उस समय मेरी ड्यूटी रात के 8 बजे से शुरू होती और सुबह 5 बजे जाकर खत्म होती, और मेरी जिम्मेदारी थी कि निर्माण सामग्री की देखभाल करूं और ये सुनिश्चित करूं कि कोई उन्हें चुरा ना ले। दिन में तो इमारत में अक्सर हलचल रहती थी, लेकिन रात के समय सब कुछ जैसे थम जाता था। हालांकि शुरुआत में मुझे वहां कुछ अजीब नहीं लगा, पर वहां मुझे कुछ ही दिन के बाद एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। रात के समय जब मैं इमारत में अपने राउंड करता तो मुझे हर बार कहीं न कहीं धीमी सी आवाज सुनाई देती। ऐसा लगता जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। यहाँ तक कि कभी कभार ऐसी आवाजें भी आती जैसे कोई दीवारों पर खटखटा रहा हो। जिसकी अजीब बात ये थी कि उस आवाज का स्रोत कभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता था, यानी कि वो आवाज कहाँ से आ रही है ये पता नहीं चल पाता था। पहले तो मुझे लगा था कि शायद ये किसी कुत्ते या बिल्ली के वजह से होगा जो उस इमारत में घुसे होंगे, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि ये आवाजें कहीं और से आ रही है, जैसे छत से या ऊपरी मंजिलों से। रात के सन्नाटे में ये हल्की सी आवाज जो एकदम चुपके से मेरे कानों तक पहुंचती थी मुझे बेचैन कर देती थी। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है, लेकिन जब मैं पलटता तो वहां कुछ नहीं दिखता। इस असमंजस में मेरा दिमाग धीरे धीरे ये सोचने लगा कि क्या मैं थककर मानसिक रूप से विकृत हो रहा हूं या फिर सचमुच कुछ और हो रहा है। उसी बीच एक रात जब मैं अपनी कुर्सी पर बैठा था मुझे फिर से अचानक वही आवाज सुनाई दी। ये आवाज सीधे ऊपर से आ रही थी, जैसे कोई हल्के कदमों से सीढ़ियां चढ़ रहा हो। इसलिए ये सोचकर कि इतने रात गए इस सुनसान इलाके में वो कौन हो सकता है, मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। हालांकि ये सोचते हुए मैं अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा था कि शायद ये कुछ नहीं है, बस मेरी थकान का असर है। लेकिन फिर वो आवाज और तेज हो गई। अब ये मेरे ठीक सिर के ऊपर से आ रही थी, जैसे कोई ठीक मेरे सामने खड़ा हो। इस एहसास के वजह से मेरे छाती में हलचल होने लगी और पसीने के बूंदे मेरे माथे से टपकने लगे। पर फिर भी मैंने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और अपनी टॉर्च लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। मुझे यकीन था कि वहां कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसके वजह से ये आवाज आ रही है। लेकिन जैसे मैं ऊपर पहुंचा मैं हक्का बक्का रह गया। कदमों की वो आवाज अब रुक चुकी थी, पर मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वहां से निकलने का रास्ता भी सिर्फ एक ही था और वहीं से मैं अभी आया था। इसलिए अब ये सोचकर मैं घबराने लगा था कि आखिर वो आवाज कौन कर रहा है, और अगर कोई कर भी रहा है तो आखिर वो कहाँ गया। इसीलिए ये जानने के लिए मैंने हल्की सी आवाज दी, कौन है? कौन है वहां? उस शांत वातावरण को तोड़ते हुए मेरे शब्द उस इमारत में गूंज रहे थे, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने पूरी मंजिल की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि यह आवाज सिर्फ किसी का ध्यान खींचने के लिए थी,
या कुछ और। इसीलिए इन सब से परेशान होकर मैंने ये सब अनदेखा किया और वापस अपने जगह पर जाकर बैठ गया। लेकिन अब उस जगह की हर एक चीज मुझे अजनबी लगने लगी थी। कुछ दिनों के बाद वो घटना फिर से हुई, पर इस बार मैंने उस डर को महसूस किया जो पूरी इमारत में फैली हुई थी। वो आवाजें, वो लग तो किसी इंसान की रही थी, लेकिन वहां मेरे अलावा कोई और इंसान नहीं था। वहां कुछ तो ऐसा था जो वो इमारत मुझसे छुपा रही थी। ऐसे ही कई रातों तक काम करते करते मैं इन सबको नजरअंदाज करने लगा। हालांकि मुझे डर तो लगता था, लेकिन ये सोचकर मुझे उससे भी ज्यादा डर लगता था कि कहीं मेरा सामना उससे ना हो जाए जो उस इमारत में हर रात मंडरा रहा था। पर एक रात जिसका डर था वही हुआ। मैं अकेले ही इमारत में था और तभी मुझे हर बार की तरह ऊपर के मंजिल से वही आवाज सुनाई दी, पर इस बार मुझे वहां किसी का झलक भी दिखाई दिया। हालांकि मैंने उसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा था, लेकिन उस झलक के बाद मैं समझ गया था कि वो कोई इंसान है। इसलिए ये देखने के लिए मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा कि आखिर वो कौन है। लेकिन जैसे मैं ऊपर पहुंचा, मैं पूरी तरह से सुन रह गया। मेरे आंखों के सामने वहां एक आदमी खड़ा था, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर होकर। उसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे मेरी ओर घूमा और फिर बिना एक शब्द बोले सीधे मेरे सामने से छत की ओर बढ़ा और वहां से छलांग लगा दी। ये दृश्य देखकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था। कुछ समय के लिए तो मैं ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि किसी ने अभी उस बिल्डिंग से छलांग लगा दी है। पर कुछ देर वैसे ही सुन खड़े रहने के बाद मुझे एक अजीब सा ख्याल आया, और वो ख्याल ये था कि मुझे किसी के नीचे गिरने की आवाज क्यों नहीं आई। हालांकि मैं ये देखना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके छत के किनारे गया और वहां से नीचे देखा। और मैंने जो देखा उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि नीचे कोई लाश नहीं था और ना ही गिरने का कोई शोर। वहां पर बस सन्नाटा था। अपने आंखों से ये देखकर और ये सब एहसास करने के बाद मेरी धड़कनें ना सिर्फ तेज हो गई थी, बल्कि मुझे ये यकीन हो गया था कि वो जगह सामान्य नहीं है। हालांकि वहां सिर्फ रात का ड्यूटी होने के वजह से वहां पर मेरा दिन के समय आना जाना नहीं होता था। पर क्या ये किसी और के साथ भी हो रहा है, ये जानने के लिए मैं कुछ दिन थोड़ा जल्दी काम पर जाने लगा। उसी बीच एक दिन मेरी मुलाकात वहां के एक ऐसे मजदूर से हुई जो वहीं का रहने वाला था। हालांकि रात में मैंने जो अनुभव किया था वो उसने नहीं किया था, पर उससे बात करके मुझे ये पता चला कि वो इमारत असल में मजार के ऊपर बनाई गई है। उस इमारत का ये सच जानने के बाद मैं वहां काम नहीं करना चाहता था, पर कोई और विकल्प ना होने की वजह से मुझे तब तक वही काम करना पड़ा जब तक मेरी कंपनी ने मुझे दूसरी जगह नहीं भेज दिया। पर वो कुछ हफ्ते भी मुझे कई सालों के बराबर लगे थे, क्योंकि हर रात मुझे वो आवाज सुनाई देता और कभी कभार मुझे वो सफेद पोशाक वाला आदमी भी दिखाई देता। डर तो बहुत लगता था, पर ऐसे ही कुछ हफ्ते मैंने इसी डर में गुजारे, उस खतरनाक सच्चाई का डर जिसका मैं हिस्सा था। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये 2017 की बात है। मैं केरल के अलपुझा जिले में अपने दोस्त राघव से मिलने गया था। राघव का परिवार मछुआरे का काम करता था और उनका घर नदी के ठीक पास ही था। ये पहली बार था जब मुझे वहां जाने का मौका मिला था और मैं उस जगह की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गया था। नदी की शांत लहरें, ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ और पंछियों की चहचहाट ने मुझे एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया था। पहला दिन मैंने सारा समय गांव को समझने
और राघव के परिवार के साथ बिताने में लगा दिए। वो जगह किसी सपने जैसी थी, लेकिन राघव के हाव भाव में मुझे लेकर कुछ अजीब सा था। पर क्या उस दौरान उसने मुझे इसके बारे में नहीं बताया और ना ही उसने मुझे इसके बारे में पता चलने दिया। वो कभी कभी अचानक चुप हो जाता और उसकी आंखों में एक गंभीरता झलकती, जैसे वो किसी सोच में हो। खैर, उसी बीच शाम के वक्त राघव ने मुझसे कहा कि अगली सुबह हम नदी में मछलियां पकड़ने चलेंगे, जिसके लिए मैं बहुत ही उत्साहित था, क्योंकि यह अनुभव मेरे लिए बिल्कुल नया था और मैं इसे पूरी तरह जीना चाहता था। लेकिन जब राघव ने मुझे अपने साथ चलने को कहा तो मुझे उसके चेहरे पर एक हल्की झिझक दिखाई दी, ऐसे मानो वो ये नहीं चाहता था कि मैं उसके साथ चलूं, पर दोस्ती के खातिर वो मुझे मना भी नहीं कर पा रहा था। पर इन सब बातों से अनजान जब सुबह हुई, यही तकरीबन 5 बजे करीब, तब मैं और राघव नाव पर सवार होकर गहरे पानी की ओर जाने लगे। सुबह का माहौल ठंडा होने के वजह से वहां कोहरे की हल्की परत पानी के ऊपर तैर रही थी और चप्पू की आवाज वहां के सन्नाटे को चीरती जा रही थी। ये माहौल मेरे लिए बिल्कुल नया था। उसी बीच राघव ने थोड़े गहरे पानी में पहुंचने के बाद नाव को रोक दिया और मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकने लगा। उस दौरान मैं उसे ध्यान से देख रहा था और बीच बीच में उससे ये सीखने की कोशिश कर रहा था कि जाल को सही से कैसे फेंकते हैं। पर उस दौरान भी राघव की हरकत को देखकर ये लग रहा था कि वो वहां से जल्दी निकलना चाहता है, क्योंकि वो जल्दबाजी के वजह से मछली पकड़ने का जाल ठीक से नहीं फेंक पा रहा था। इसी वजह से कुछ देर तक सब कुछ ऐसा ही चलता रहा, लेकिन जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही थी और वहीं दूसरी तरफ सूरज भी धीरे धीरे उग रहा था। उसी बीच एक बार जब राघव ने दोबारा जाल फेंका, तब अचानक मुझे पानी में कुछ हलचल दिखाई दी। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये कोई मछली होगा, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वो किसी का चेहरा था, हल्का सफेद और बेजान चेहरा जो सीधे मेरी ओर ही देख रहा था। उसे देखते ही मानो एक पल में मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई थी। मैं तब इतना घबरा गया था कि मैंने तुरंत नजरें हटाई और सोचा कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा होगा। उसी दौरान राघव ने जाल को बाहर खींचा, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। पर न जाने क्यों वो ऐसे माहौल में भी शांत था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। ऐसा लगा जैसे उसने भी कुछ देखा हो, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। उल्टा राघव ने सब कुछ नॉर्मल दिखाते हुए एक बार फिर से जाल फेंका और इस बार पानी में हलचल हुई। ऐसा लगा जैसे उसमें कुछ बड़ा फंसा हो, लेकिन जब उसने जाल को बाहर खींचा तो उसमें पुराने और गले कपड़े उलझे हुए थे। उन कपड़ों से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। मैंने सोचा कि ये शायद किसी मछुआरे का पुराना सामान है जो पानी में गिर गया होगा, लेकिन न जाने क्यों उसे देखकर राघव का चेहरा अजीब ढंग से सख्त हो गया था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, पर उसने सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं, ऐसा होता रहता है। हालांकि मैं इस बात को अब तक नॉर्मली समझ रहा था, लेकिन बार बार राघव के रवैये को बदलता देखकर मुझे अब थोड़ा अजीब लगने लगा था, जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। लेकिन मैं इस बारे में उससे कुछ पूछ नहीं पाया। इन सब के कुछ देर के बाद जब हम वापस लौट रहे थे, तब मुझे पीछे से पानी में हलचल होने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ ढेर सारी मछली है, इसलिए मैंने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार सिर्फ कोहरा और पानी नजर आ रहा था। वो पानी दिखने में इतना शांत लग रहा था जैसे वहाँ से कुछ गुजरा ही ना हो। और फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई हमें देख रहा है, पर फिर भी राघव ने मुझे ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे ये सब नॉर्मल है। लेकिन उसकी चुप्पी और बार बार पानी की ओर देखते रहना मुझे परेशान कर रहा था। और उसके ऊपर से
जब उसने मुझे पानी में देखने से मना किया तो मेरे मन की घबराहट और भी बढ़ने लगी, ये सोचकर कि वो कुछ छुपा रहा है। पर क्या, ये सोचकर उस रात जब मैं सोने गया तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। हर छोटी आवाज मुझे परेशान कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के बाहर कोई चल रहा है। ठीक उसके अगले दिन राघव मुझे अपने साथ लेकर फिर से मछली पकड़ने गया। हालांकि मैं कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे डर महसूस हो रहा था। ठंडी हवा और पानी पर हल्की धुंध वहां के माहौल को और भी डरावना बना रही थी। और उसके ऊपर से जब भी मुझे वो चेहरा याद आता, मेरे दिल की धड़कन और तेज हो जाती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राघव अब भी शांत था, लेकिन उसकी गंभीरता पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। जैसे ही उसने जाल फेंका, मुझे अचानक बहुत ठंड महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे हवा में नमी बढ़ गई हो। राघव ने बिना मेरी तरफ देखे जाल को खींचना शुरू किया। जाल में कुछ छोटे पत्थर और टूटी फूटी लकड़ियां निकली, जिसके वजह से उस दौरान उसके चेहरे का जो भाव था, उसे देखकर मैं साफ समझ पा रहा था कि वो मछली ना मिलने के वजह से परेशान नहीं हो रहा, बल्कि वहां पर कुछ ऐसा था जो उसे मछली पकड़ने से रोक रहा था। इसलिए इस बात को समझने के बाद उसने वापस लौटने का तय किया। पर क्यों, इसका कारण उसने मुझे नहीं बताया, जबकि मुझे लग रहा था कि वो कुछ जानता है। उसकी चुप्पी और बार बार मुझे टालना इस बात का संकेत था कि कुछ तो ऐसा है जो वो मुझसे छुपा रहा है। खैर, उसी बीच जब हमने वापस लौटना शुरू किया तो मैंने फिर से पानी के अंदर उसी चेहरे को दोबारा देखा। वो चेहरा जो मुझे घूर रहा था। इस बार वो चेहरा और भी खौफनाक था, जिसे देखकर राघव ने तुरंत मुझे पानी की तरफ देखने से मना किया। तब उसकी आवाज में भी एक डर था। जब हम किनारे पहुंचे तो मैंने उससे सीधा पूछ लिया कि आखिर वो मुझसे क्या छुपा रहा है। उसने कुछ पल चुप रहकर पानी की ओर देखा। शायद वो समझ नहीं पा रहा था कि वो मुझे क्या जवाब देगा। फिर धीमी और गहरी आवाज में उसने बोला, यहाँ के पानी में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ गांव वालों के मुताबिक आत्माएं भटकती है। यानी कि जो मैंने देखा था वो वहाँ के लोगों के लिए नई बात नहीं थी, लेकिन राघव ने इसके बारे में मुझे इसलिए नहीं बताया ताकि मुझे डर ना लगे। हालांकि उसकी इन सब बातों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे, पर मुझे ये समझ में आ गया था कि वो मुझे क्यों टाल रहा था। वो जानता था कि ये जगह रहस्यमयी और खतरनाक है, लेकिन वो चाहता था कि मैं इसे एक अच्छे अनुभव के रूप में देखूं, ना कि डर के रूप में। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि संजय के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।